अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम नीट 2020 को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हम इस वीडियो का आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid is बेटा ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पर जो दिया गया है पहले उसको हम समझते हैं। एक तो बेटा जो सोलेनॉइड है उसकी लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर और जो करंट सोलेनॉइड में फ्लो कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी दिया गया है 2.5 एम्पियर। इसके अलावा यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होती है सोलेनॉइड में वो भी दिया गया है 100 टर्न्स, और जो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होते हैं जिसे हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू भी आपको दी गई है। म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। ओके, पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। एक तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर। सो बेटा L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर्स, क्योंकि हमें बेटा इसको पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। और एक बात, अब हम नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं बेटा वो दिया गया है 100। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 और करंट की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है, दैट इज करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक तो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरा जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो n, स्मॉल n से हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिनोट करते हैं और कैपिटल N से हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो सोलेनॉइड में हूँ वो डिनोट करते हैं। तो बेटा n जो होता है स्मॉल n, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो कैपिटल N होता है इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा ये तो इजी है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। बेटा जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो होगा किसके बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इससे हमें n, स्मॉल n की वैल्यू मिलेगी। तो बेटा जो स्मॉल n होगा इट विल बी इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। अब हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू B से हम डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू I। म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट इन द सोलेनॉइड। बेटा यहाँ स्मॉल n है और हमें जो दिया गया है कैपिटल N दिया गया है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करना पड़ा। जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो अब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू जो है दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू n के बदले 1 मिनट, यहाँ मैं पहले स्मॉल n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो बेटा ये फार्मूला जो बनेगा म्यू नॉट n के बदले हम लिखेंगे कैपिटल N डिवाइडेड बाय L
into current in the solenoid, and this will be equal to ना था म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ दिया गया है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। फिर n की वैल्यू है बेटा 10 स्क्वायर, फिर I की वैल्यू दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू है बेटा 1/2। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने बोला था आपको 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 2.5 इंटू 4 दैट विल बी 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर 2 दैट विल बी 10 टू द पावर -5, एंड डिनोमिनेटर में जो 1/2 है इसको हम रेसिप्रोकल करके 2/1 लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ हम अब फाइनल स्टेप पे आएंगे। पहले हमारे पास है 3.14, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ बेटा 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर 1 दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट विल बिकम 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। बेटा ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ दिस सोलेनॉइड। सो बेटा यहाँ आप देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। So question number 16 is the ratio of contributions made by electric and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is 1:c, 1:c square, c is to 1, 1:1. Speed of light, c बेटा जो है it is speed of electromagnetic wave। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें दो वेक्टर्स होते हैं जिनका दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये तो बेटा अलग से एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये वेव कैसे बनती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इस वेव में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो बेटा यहाँ पर जो है हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन, वो रेशो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी होती है इसमें, उनका रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहाँ पर हमें कुछ फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमें जो है आंसर मिलेगा। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होता है, जो एवरेज एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में, और जो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उनको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो आप देखिए हम डिनोट करेंगे बेटा, ये जो U है, U एवरेज से हम डिनोट करेंगे। U एवरेज यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज बेटा ये होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है एप्सिलॉन नॉट E नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम बेटा कहते हैं एवरेज एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम कहते हैं एवरेज एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, वो होता है किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट E नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। एप्सिलॉन नॉट आपको पता होगा इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड E जो है बेटा इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो हम छोटा सा सर्कल यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है जो हमारा मीडियम है इट इज़ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे U
यहाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड हम मेंशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है बेटा बी नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, where mu naught is absolute permeability of free space, absolute permeability of free space। तो बेटा ये जो होता है it is average energy due to magnetic field। एक तो हमें इन दो फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी और एक दो और फार्मूलाज है जिनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एक है बेटा जो ई नॉट होता है, ई नॉट और बी नॉट के दरमियान जो रिलेशन होती है दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, वायर ई नॉट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा। तो इस फार्मूला की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और एक फार्मूला है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बेटा वो होती है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इन कुछ फार्मूलाज की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमें पता चलेगा कि जो एवरेज कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उनका रेशो क्या होता है। तो चलिए अब हम इन दोनों का रेशो लेते हैं। यू एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइडेड बाय यू एवरेज मैग्नेटिक फील्ड से, ओके, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू नॉट। दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, सो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका रेसिप्रोकल 2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट स्क्वायर। ओके बेटा यहाँ 2 कैंसिल होगा 2 के साथ, तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट होल स्क्वायर इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट होल स्क्वायर। तो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ ये कुछ रिलेशंस हैं, इनका यूज़ हम करेंगे। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर सी वी नॉट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ओके, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ये कुछ 1-2 स्टेप्स हैं, आप इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप बेटा आराम से देखिए। ओके, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू है सी बी नॉट, ई नॉट का यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे, और वी हैव म्यू नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट होल स्क्वायर। सो बेटा दिस विल बी फर्दर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हम पहले लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी नॉट स्क्वायर। तो बेटा बी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, सो वी हैव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सी के बदले है यहाँ पर 1 बाय रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, अब फाइनल स्टेप पे आते हैं बेटा, इसको हम इरेज करते हैं यहाँ। सो दिस विल बी बेटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय रूट, स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सो वी हैव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बेटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, सो वी हैव 1। सो हमने देखा बेटा ये जो रेशो है एवरेज एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो रेशो है दैट इज इक्वल टू 1, और यू कैन से 1 डिवाइडेड बाय 1। सो इट मीन्स इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, दैट मीन्स जो आंसर होगा दैट विल बी 1:1, क्योंकि 1 आंसर निकलने का मतलब ये होता है कि इनकी जो वैल्यू होगी, इनका जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल, सो रेशो विल बी 1:1। आप ये याद रखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक
फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का वो कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, देयरफॉर दिस रेशो इज 1:1 और यू कैन से दिस रेशो इज इक्वल टू 1। सो बेटा जो हमारा आंसर है दैट इज डी पार्ट 1:1, आंसर इज 1:1। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स represents the variation of resistivity rho with temperature T for copper। ये जो बेटा है बहुत ही I must say confusing क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें अक्सर जो है स्टूडेंट्स में और टीचर्स में कन्फ्यूजन रहता है। तो आप पूछेंगे कि कन्फ्यूजन किस बात का। एक्चुअली जो बुक्स में बेटा होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन फॉर दिस मेटल्स, यहाँ पर हमारा जो कंडक्टर है दैट इज़ कॉपर। तो अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि जो रिलेशन होती है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान वो होती है लीनियर, यानी इन मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर लीनियरली। आप देखेंगे अक्सर ये होता है, रेजिस्टिविटी इन मेटल्स इंक्रीजेस लीनियरली, यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा ये याद रखिए दिस इज़ ट्रू फॉर मेटल्स। और जो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं उनमें रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो जो मेटल्स होते हैं इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब मसला ये है, अब कन्फ्यूजन ये होता है कि ये लीनियरली इंक्रीज होती है या कोई और जो इसका लोकस होता है, इसका पाथ होता है वो होता है। अक्सर कहा जाता है कि जो आंसर देख के लोग अब कहने लगे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है दैट विल इंक्रीज पैराबोलिकली। यहाँ पर पैराबोला है तो अक्सर जो कहते हैं कि ये पैराबोलिकली इंक्रीज करते हैं। तो बेटा पहला मेरा जवाब ये होगा कि दिस इज़ नॉट अ पैराबोला। पैराबोला की शेप है लेकिन इट इज़ नॉट अ पैराबोला, क्योंकि पैराबोला पहचानने के लिए आँखों की ज़रूरत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। एक और बात बेटा, एक और बात जो अक्सर कही जाती है कि वो ये कही जाती है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ यूँ है, रेजिस्टिविटी इज़ इक्वल टू रो नॉट e⁻⁻⁻t। तो ये लॉजिक दिया जाता है कि ये आंसर सही है, हालांकि आंसर यही है, लेकिन आंसर देख के ये बोलना कि आंसर ये है तो मेरे ख्याल से ये ईमानदारी नहीं है। तो हमें लॉजिकली प्रूव करना है कि ये आंसर है, ये आंसर है, न कि आंसर देख के जवाब दे के ये बोलना है कि यही आंसर है। अक्सर ऐसा होता है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर, हालांकि यहाँ माइनस अल्फा है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हालांकि जो मेटल्स होते हैं उनमें जो अल्फा है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, बिकॉज इन मेटल्स resistivity increases with the temperature, so alpha is positive for these metals and alpha is negative for semiconductors and insulators। तो दूसरा लॉजिक दिया जाता है कि ये आंसर है क्योंकि ये इक्वेशन मेटल्स के लिए सही है, जबकि ये भी गलत है। दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर मेटल्स, दिस इक्वेशन इज फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो तीसरा लॉजिक यहाँ पर लोग देते हैं कि नहीं भाई आंसर यही है क्योंकि एनसीईआरटी में ये आंसर है। ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ, एनसीईआरटी में आंसर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर है। हमें लॉजिकली प्रूव करना है कि ये आंसर है। अब आइए देखिए कि आंसर ये क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो बेटा जो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान रिलेशन होती है इन केस ऑफ कॉपर, मैं यहाँ पर कॉपर की बात करूँगा, वो ना तो लीनियर होती है ना एक्सपोनेंशियल होती है, बल्कि वो मिक्सड होती है, मिक्सड, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट।
टेम्परेचर के साथ साथ कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सॉरी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। टेम्परेचर के साथ साथ कॉपर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन लीनियरली भी बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली भी बढ़ेगी। पैराबोला तो बात ही नहीं है, वो तो इनको बेचारों को पता ही नहीं कि पैराबोला क्या होता है और एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होती है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे बढ़ती है, विद टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कैसे बढ़ती है। देखिए बेटा, एग्जैक्ट जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। ये हमने ली रेजिस्टिविटी की एक्सिस और ये हमने ली टेम्परेचर की एक्सिस। दिस इज रेजिस्टिविटी एंड दिस इज टेम्परेचर। तो बेटा अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लें, यहाँ पर टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे, केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन, ओके, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो पहले जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे भी कॉपर में कुछ न कुछ रेजिस्टिविटी होगी। एब्सोल्यूट जीरो पर भी कॉपर में कुछ न कुछ रेजिस्टिविटी होगी। तो मान लीजिए ये है पहली रेजिस्टिविटी। पहले हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से इंक्रीज करेंगे तो जो स्मॉल टेम्परेचर्स होंगे उन पे जो है रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज करेगी, लीनियरली, यानी वहाँ पर ये रिलेशन यूज होगी, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, पहले अप्रोक्सीमेटली लीनियर, अप्रोक्सीमेटली लीनियर, फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इससे आगे, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर में इंक्रीज करना है, लेकिन मॉडरेट इंक्रीज, ज़्यादा नहीं, रैपिड इंक्रीज नहीं। तो यहाँ पर जो कर्व होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, एक्सपोनेंशियल, इट विल बी लाइक दिस, ओके बेटा। फिर ये तो दो सेगमेंट्स हुए, पहले छोटे छोटे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रिलेशन लीनियर होगी, फिर आगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कर्व कुछ इस तरह से होगी। अब अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो कॉपर के रिलेशन होते हैं वो टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान वो लीनियर होती है। तो इसके बाद जो ग्राफ होगा दैट विल बी बेटा लीनियर, इसके बाद जो ग्राफ होगा तो दैट विल बी लीनियर, यानी यहाँ ग्राफ के तीन सेगमेंट्स हैं, पहला अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट, दूसरा नॉन स्ट्रेट या एक्सपोनेंशियल, और तीसरा सेगमेंट बेटा जो है दैट विल बी स्ट्रेट, ओके। तो इस रेजिस्टिविटी को हम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर इसको रेजिडुअल कहते हैं, रेजिडुअल, रेजिडुअल, ओके। तो बेटा ये है एग्जैक्ट ग्राफ कॉपर का विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर जो नीट वालों ने, जो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस पूरे ग्राफ का जो पहले दो सीक्वेंसेस है वो लिए हैं, यानी जो ये ग्राफ है इट इज़ ट्रू फॉर मॉडरेट टेम्परेचर्स ओनली। सो द आंसर इज दिस, बट ओनली फॉर मॉडरेट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सफिशेंटली लार्ज होगा तो रिलेशन होगी लीनियर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा होगा। तो बेटा आंसर जो है वो है ए पार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।